इतिहास में सिर्फ एक इंसान ऐसा था जो चलती फ्लाइट को हाईजैक करता है, सरकार से $2 लाख लेता है और फिर 10,000 फीट की ऊंचाई से तूफानी रात में एक पैराशूट पहनकर चलती हुई फ्लाइट से कूद जाता है। इसके बाद वो इंसान ऐसे गायब हुआ जैसे वो इस दुनिया में कभी था ही नहीं। न उसकी लाश मिली, न पैराशूट, न उसके पैसे और न ही उसकी असली पहचान। 50 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने हजारों लोगों से पूछताछ करती है, सैकड़ों संदिग्धों की जांच करती है, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि वो आदमी आखिर था कौन। 24 नवंबर 1971 अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम के लगभग 2 बज रहे थे। अमेरिका में थैंक्सगिविंग की छुट्टियों से ठीक एक दिन पहले की शाम हजारों लोग अपने परिवारों के पास लौट रहे थे। एयरपोर्ट यात्रियों से भरे हुए थे, हर तरफ भीड़, अनाउंसमेंट, सूटकेस की आवाज़ें और लोगों के चेहरे पर घर पहुंचने की खुशी। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी ऐसा भी मौजूद था जो अगले कुछ घंटों में इतिहास का सबसे रहस्यमयी इंसान बनने वाला था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, न कोई जल्दबाजी, न कोई शक पैदा करने वाली हरकत। उसने काले रंग का बिजनेस सूट पहन रखा था, सफ़ेद शर्ट, पतली काली टाई, काले जूते और हाथ में एक साधारण सा ब्रीफकेस। उसे देखकर कोई भी यही कहता शायद कोई बिजनेसमैन है। उस समय अमेरिका में एयरपोर्ट सिक्योरिटी आज जैसी नहीं थी। न एक्सरे मशीन, न बॉडी स्कैनर, न ID वेरिफिकेशन। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सीधे टिकट खरीद कर जहाज में बैठ सकते हैं। यही वजह थी कि उस आदमी को रोकने वाला कोई नहीं था। वो टिकट काउंटर के पास गया और बोला, 1 टिकट टू सिएटल। काउंटर पर बैठी लड़की मुस्कुराती है और पूछती है, सर नाम? वो बिना रुके जवाब देता है, कूपर, डैन कूपर। कैश निकालता है और एक $20 का नोट दे देता है। दोस्तों, उसने अपना नाम डैन कूपर बताया था, न कि DB कूपर। यहीं से इस कहानी का पहला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि बाद में एक पत्रकार की रिपोर्टिंग में हुई गलती की वजह से पूरी दुनिया उसे आज DB कूपर के नाम से जानती है। लेकिन उस दिन उस टिकट पर नाम लिखा था डैन कूपर, और शायद यही उसकी ज़िंदगी का आखिरी रिकॉर्ड था। ये 1971 का दौर था। कोई भी कैश देकर किसी भी नाम से टिकट खरीद सकता था और सीधे प्लेन में चढ़ सकता था। नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305, एक बोइंग 727, सिर्फ 30 मिनट की उड़ान, पोर्टलैंड से सिएटल तक। यही विमान कुछ घंटों बाद दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य का हिस्सा बनने वाला था। उस समय किसी यात्री को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे जिस आदमी के साथ सफ़र कर रहे हैं वो इतिहास लिखने वाला है। वो अंदर गया, अपनी सीट पर बैठा। सीट नंबर था उसका 18C। खिड़की के पास नहीं बल्कि गलियारे की तरफ, एक ऐसी जगह जहां से पूरे केबिन पर नज़र रखी जा सके। फ्लाइट 305 रनवे पर दौड़ती है और हवा में उड़ जाती है। अंदर बिल्कुल नॉर्मल माहौल होता है। पैसेंजर बातें कर रहे थे, बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं और वो आदमी एकदम शांत बैठा था। एक फ्लाइट अटेंडेंट को इशारा करता है। फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास आती है। उसका नाम था फ्लोरेंस शेफनर। उसने मुस्कुराकर सिर्फ एक ड्रिंक ऑर्डर की, बर्बन विस्की और सोडा। उसने सिगरेट जलाई और आराम से घूंट पिया और बाहर बादलों की तरफ देखने लगा। फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। पोर्टलैंड पीछे छूट चुका था। सिएटल सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। यात्री आराम कर रहे थे, कुछ अखबार पढ़ रहे थे, कुछ सो चुके थे। और तभी उस आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज़ निकालता है। उसने वह कागज़ फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को दिया। फ्लोरेंस ने सोचा शायद फ़ोन नंबर होगा। उसने बिना पढ़े वो कागज़ अपने पर्स में रख लिया। लेकिन तभी वो आदमी हल्का सा मुस्कुराकर और धीमी आवाज़ में बोला, मिस, आपको वो नोट अभी पढ़ना चाहिए। फ्लोरेंस ने कागज़ खोला और पढ़ा तो उसका चेहरा एक पल में सफ़ेद पड़ जाता है। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मेरे ब्रीफकेस में बम है। उस एक लाइन ने पूरे विमान की किस्मत बदल दी। शेफनर के हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे। उसने दोबारा उस नोट को पढ़ा और कुछ पल के लिए उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। कई यात्री फ्लाइट अटेंडेंट के साथ मजाक भी कर दिया करते थे, लेकिन उस आदमी की आंखों में मजाक जैसी कोई बात नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, न गुस्सा, न घबराहट, न ही किसी तरह की जल्दबाजी, बस एक मुस्कान। वो धीरे से बोला, बैठ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शेफनर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। उस आदमी ने बिना कोई हड़बड़ी दिखाए अपना ब्रीफकेस थोड़ा सा खोला, इतना कि सिर्फ शेफनर ही अंदर देख सके। अंदर कुछ लाल रंग का एक छोटा सिलेंडर दिखाई दे रहा था, उससे जुड़ी कुछ तार और एक बैटरी जैसी चीज़। शेफनर बम विशेषज्ञ नहीं थी,
लेकिन उसने इतना ज़रूर समझ लिया कि अगर यह नकली भी है तो भी सामने बैठा आदमी मजाक नहीं कर रहा। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उस आदमी की आवाज़ अब भी वैसी ही शांत थी। घबराइए मत, अगर मेरी बात मान गई तो किसी को कुछ नहीं होगा। शेफनर कांपती हुई आवाज़ में पूछती हैं, आप चाहते क्या हैं? वो शांति से जवाब देता है जैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहा हो। उसने शेफनर से कहा, जब विमान सिएटल पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मेरे लिए तैयार होना चाहिए $2 लाख कैश और 4 पैराशूट और ईंधन भरने के लिए एक फ्यूल ट्रंक। बस, न कोई राजनीतिक बयान, न किसी संगठन का नाम, न किसी सरकार को धमकी। उसकी मांग सिर्फ पैसों की थी और सबसे अजीब बात 4 पैराशूट। यहीं से शुरू हुआ उसका सबसे चालाक खेल। आज भी FBI के कई पूर्व एजेंट मानते हैं कि 4 पैराशूट मांगना उसकी पूरी प्लान का सबसे बुद्धिमान हिस्सा था। सोचिए, अगर कोई अपराधी सिर्फ 1 पैराशूट मांगता तो पुलिस आसानी से उसे खराब पैराशूट दे सकती थी, लेकिन अगर वह 4 पैराशूट मांग रहा है, शायद वह किसी यात्री या क्रू मेंबर को भी अपने साथ कूदने के लिए मजबूर करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो FBI कभी भी जानबूझकर खराब पैराशूट देने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, यानी उसे असली और सुरक्षित पैराशूट देने ही पड़ेंगे। एक साधारण सी मांग, लेकिन उसके पीछे छिपी सोच असाधारण थी। फ्लोरेंस धीरे धीरे उठती है और कॉकपिट की तरफ बढ़ती है। दरवाज़ा बंद हुआ और उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कैप्टन, हमें हाईजैक कर लिया गया है। कुछ ही सेकंड में पूरे विमान का माहौल बदल चुका था। कैप्टन विलियम स्कॉट ने तुरंत सिएटल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और बोले, वी हैव ए हाईजैकिंग सिचुएशन ऑन फ्लाइट 305। उस समय अमेरिका में विमान हाईजैकिंग की घटनाएं नई नहीं थी। 1960 और 70 के दशक में कई विमान क्यूबा की ओर मोड़ दिए गए थे, लेकिन यह मामला अलग था क्योंकि इस बार हाईजैकर कहीं भागना नहीं चाहता था, पहले वो पैसा चाहता था। जैसे ही मैसेज सिएटल पहुंचा, स्थानीय पुलिस और FBI सभी हरकत में आ जाते हैं। कुछ ही मिनटों में एक पूरी इमरजेंसी टीम सक्रिय हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी, विमान हवा में था और उसमें दर्जनों निर्दोष यात्री बैठे थे। किसी भी तरह की जल्दबाजी दर्जनों जान ले सकती थी, इसलिए उसकी मांगे मान ली जाती है। $2 लाख 1971 में ये रकम आज के हिसाब से करीब 1.5 मिलियन करीब के बराबर है। इंडियन रुपये के हिसाब से लगभग 15 करोड़। बैंकों से इतना कैश इकट्ठा करना आसान काम नहीं था, लेकिन विमान कुछ ही मिनटों में सिएटल पहुंचने वाला था। कैप्टन को आदेश मिला कि विमान को शहर के ऊपर चक्कर लगाते रहिए और फिर करीब 2 घंटे तक नॉर्थवेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 सिएटल के आसमान में गोल गोल घूमता रहा। नीचे लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके सिर के ऊपर उड़ रहा एक विमान अमेरिकी इतिहास का सबसे खतरनाक हाईजैकिंग में से एक का हिस्सा बन चुका है। इस दौरान वो आदमी बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने किसी यात्री को धमकाया नहीं, किसी पर बंदूक नहीं तानी, किसी बच्चे को नहीं डराया। वो बस अपना बourbon और सिगरेट पीता रहा और समय समय पर खिड़की से बाहर देखता रहा। वो आदमी घड़ी नहीं देख रहा था और नहीं बार बार पूछ रहा था कि पैसे आए या नहीं। उसे जैसे पहले से पता था कि हर चीज़ में कितना समय लगेगा। करीब 2 घंटे बाद कॉकपिट में मैसेज आया, पैसे तैयार हैं, 4 पैराशूट भी पहुंच चुके हैं, अब विमान उतर सकता था। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। करीब 5:39 पर लगभग 2 घंटे तक सिएटल के आसमान में चक्कर लगाने के बाद नॉर्थवेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 आखिरकार रनवे की ओर उतरने लगी। कॉकपिट में सन्नाटा था, लेकिन ज़मीन पर हर एक एजेंसी अलर्ट पर थी। रनवे के चारों ओर पुलिस की गाड़ियाँ, FBI के एजेंट, स्नाइपर्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी तैनात थी, लेकिन उन्हें एक सख्त आदेश दिया गया था, कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि अगर उस ब्रीफकेस में सचमुच में बम था तो एक गलत कदम 36 निर्दोष लोगों की जान ले सकता था। जैसे विमान रनवे पर रुका, कोई भी उसकी तरफ दौड़ा नहीं। सब कुछ हाईजैकर की शर्तों के मुताबिक हो रहा था। केबिन के अंदर कूपर अब भी उसी तरह बैठा था। उसने एक और सिगरेट जलाई, बर्बन का आखिरी घूंट पिया और बिना घबराए खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो यह सब उसकी प्लान का एक नॉर्मल हिस्सा हो। कुछ ही देर बाद एक एयरलाइन कर्मचारी पैसों से भरा बैग लेकर विमान की ओर बढ़ा। उस बैग में थे $2 लाख, लेकिन ये कोई नॉर्मल नोट नहीं थे। FBI ने लगभग हर नोट का सीरियल नंबर पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हें पूरा भरोसा था अगर कूपर कभी भी इन पैसों का इस्तेमाल करेगा तो किसी न किसी दिन वो पकड़ा जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले 50 वर्षों तक यही सीरियल नंबर उनके सबसे बड़े रहस्य बन जाएंगे।
पैसों के साथ 4 पैराशूट भी विमान तक पहुंचा दिए गए। 2 मुख्य पैराशूट, 2 रिजर्व पैराशूट। कूपर उन्हें एक एक करके देखता है, लेकिन पैसे गिनता नहीं, सिर्फ बैग उठाकर उसका वजन चेक करता है, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि इतना पैसा कितना भारी होता है। अब कूपर ने अगला आदेश दिया, सभी यात्रियों को जाने दो। एक एक करके 36 यात्री विमान से उतरने लगे। उनमें से अधिकांश को यह तक नहीं पता था कि वे एक अभी अभी अमेरिकी इतिहास का सबसे मशहूर विमान हाईजैकिंग का हिस्सा बनकर बाहर निकले हैं। जब आखिरी यात्री भी उतर गया तो वो सिर्फ क्रू को रोकता है, पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट, टीना मकलो। बाकी सब जा चुके थे। सबको लगा अब कूपर पैसे लेकर भाग जाएगा, लेकिन उसने जो अगला आदेश दिया उसे सुनकर कॉकपिट में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उसने कहा, अब हम मैक्सिको सिटी चलेंगे। कूपर ने सिर्फ लोकेशन नहीं बताई, उसने कुछ शर्तें भी रखी। विमान 10,000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा नहीं उड़ेगा। स्पीड लगभग 170 नॉट्स रखी जाएगी। लैंडिंग गियर नीचे रहेगा और सबसे अजीब शर्त, प्लेन के पिछले हिस्से की सीढ़ी हवा में ही खुली रहेगी। यह सुनकर पायलट हैरान रह जाते हैं। यह कोई आम यात्री नहीं था। उसने बोइंग 727 की ऐसी जानकारी थी जो उस समय बहुत कम लोगों को होती थी। क्या वो पायलट था? क्या एयरफोर्स में रहा था? या उसने महीनों तक इस विमान का स्टडी किया था? उस समय बोइंग 727 दुनिया के कुछ गिने चुने विमानों में से था जिसमें पीछे की तरफ एक एयर स्टेयर लगी होती थी, यानी उड़ान के दौरान भी विमान की पीछे वाली सीढ़ियाँ खोली जा सकती थी। आज यह सुविधा लगभग किसी यात्री विमान में नहीं होती। बाद के इंजीनियरों ने माना अगर कूपर ने बोइंग 727 सिर्फ इसलिए चुना था तो उसने वाकई बहुत गहरी तैयारी की होगी। कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो से कहा, जब विमान उड़ जाए तो तुम पीछे आना, मुझे पैराशूट पहनने में मदद करना। टीना ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह आदमी सचमुच चलते विमान से कूदने वाला है या सिर्फ धमकी दे रहा है? उसे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद वो इतिहास की आखिरी इंसान होगी जिसने कूपर को जिंदा देखा। शाम ढल चुकी थी, बारिश शुरू हो चुकी थी, बादल घने होते जा रहे थे और ठीक उसी अंधेरे में एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला था जो आने वाले 50 साल तक दुनिया को परेशान करता रहेगा। कैप्टन ने इंजन स्टार्ट किए। विमान धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक बार फिर नॉर्थवेस्ट ओरिएंट फ्लाइट 305 आसमान की ओर उड़ जाता है, लेकिन इस बार विमान में मौजूद हर इंसान जानता था कि यह एक नॉर्मल उड़ान नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जब यह विमान अगली बार जमीन पर उतरेगा तो क्या डैन कूपर अभी भी उसके अंदर होगा या वो हमेशा के लिए आसमान में गायब हो चुका होगा। विमान अब सिएटल छोड़ चुका था। बाहर घना अंधेरा, मूसलाधार बारिश और ठंडी हवाएं, नीचे हजारों फीट गहरे जंगल और ऊपर एक बोइंग 727 जिसमें बैठा था एक ऐसा आदमी जो शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा था। लेकिन कॉकपिट में बैठे तीनों पायलटों को अब भी यह नहीं पता था कि उसकी असली प्लान क्या है। फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो धीरे धीरे केबिन के पीछे की तरफ बढ़ी। उसके हाथों में पैराशूट थे। कूपर अब भी बिल्कुल शांत था, जैसे उसे हर अगला कदम पहले से याद है। उसने पैसों का बैग अपने पास खींचा, पैराशूट खोले, रस्सियों को देखा, बकल चेक किए, हर स्ट्रिप को ध्यान से कसकर बांधता है। कुछ मिनट बाद कूपर ने टीना की तरफ देखा और कहा, अब तुम कॉकपिट में चली जाओ। बस इतना ही, न धमकी, न गुस्सा, न कोई नाटक। टीना कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर धीरे से मुड़ी और कॉकपिट की ओर चल दी। दरवाजा बंद होने से पहले उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। कूपर अकेला खड़ा था, पैरों के पास पैसों का बैग रखा था और उसके सामने बोइंग 727 की पीछे वाली सीढ़ियाँ। कॉकपिट में पहुंचकर टीना ने दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर इंटरकॉम बजा, कूपर की आवाज़ आई, सब लोग कॉकपिट में ही रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। कैप्टन ने बिना बहस किए ठीक है कहा। करीब रात 8 बजे के बाद कॉकपिट के इंडिकेटर पैनल पर एक छोटी सी वार्निंग लाइट जली, स्टेयर वार्निंग, यानी पीछे की सीढ़ियाँ खोली जा चुकी थी। तीनों पायलट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उसे इंटरकॉम पर मैसेज भेजा, क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर सिर्फ 2 शब्द सुनाई दिए, नो। बस इतना ही। और फ्लाइट लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। बारिश पहले से भी तेज हो चुकी थी। नीचे घने जंगल, न कोई शहर, न कोई रोशनी। अगर कोई इंसान इस मौसम में चलते विमान से कूदता तो उसके बचने की संभावना लगभग नामुमकिन मानी जाती, लेकिन कूपर शायद यही चाहता था। और फिर रात 8:13 पर अचानक कॉकपिट में बैठे पायलटों को एक तेज झटका महसूस हुआ।
ऐसा लगा जैसे विमान का पिछला हिस्सा अचानक हल्का हो गया हो। करीब 2 घंटे बाद विमान अमेरिका के रेनो नवाडा में उतरा। इस बार FBI ने कोई जोखिम नहीं लिया। रनवे चारों तरफ से घेर लिया गया था। स्नाइपर्स तैयार थे, एजेंट तैयार थे। जैसे विमान रुका, टीम अंदर घुस जाती है। उसने हर सीट देखी, हर कोना, हर कंपार्टमेंट, लेकिन जिस आदमी की तलाश थी वो वहाँ नहीं था। वो गायब हो चुका था। विमान के पिछले हिस्से में कुछ चीज़ें पड़ी थी। उसकी काली क्लिप ऑन टाई, एक टाई क्लिप, 2 इस्तेमाल किए हुए पैराशूट और कुछ रस्सियाँ और कुछ ऐसे निशान थे जो बताते थे कि किसी ने सचमुच उड़ते विमान से छलांग लगाई थी। उस रात FBI को सिर्फ एक बात समझ आ गई, अगर कूपर जिंदा है तो वह कहीं बाहर आज़ादी से घूम रहा है, और अगर मर चुका है तो उसका शरीर अमेरिका के उन विशाल जंगलों में कहीं पड़ा है, जहाँ शायद कोई कभी पहुँच ही ना पाए। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू होती है। उसका कोड नाम रखा गया ऑपरेशन नोरजाक, यानी नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग। एक ऐसी तलाश जो 45 साल तक चली। हजारों एजेंट, हजारों संदिग्ध और लाखों डॉलर खर्च हुए, लेकिन फिर भी दुनिया सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, आखिर डीबी कूपर था कौन? ना कोई पैराशूट मिला, ना पैसों का बैग, ना कपड़े, ना शव, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कूपर ने छलांग नहीं लगाई, बल्कि आसमान में गायब हो गए। इसी बीच FBI ने एक और बड़ा कदम उठाया। दिए गए नोटों के हर एक सीरियल नंबर को रिकॉर्ड किया जाता है। इन नंबरों की लिस्ट देश भर के बैंकों, कैसीनो और बड़े व्यापारिक संस्थानों को भेजी जाती है, और मैसेज साफ था, अगर इनमें से एक भी नोट मिले तुरंत FBI को सूचना दी जाए। एजेंट्स को पूरा भरोसा था कि इतने पैसे कभी न कभी जरूर खर्च होंगे। लेकिन महीने बीत जाते हैं, फिर साल बीत गए, एक भी नोट कहीं दिखाई नहीं दिया। मानो वह $2 लाख भी कूपर के साथ गायब हो गए। समय बीतता गया। 10 फरवरी 1980 को 8 साल का एक लड़का ब्रायन इनग्राम अपने परिवार के साथ कोलंबिया रिवर के किनारे वो रेत में खेल रहा था। छोटे छोटे गड्ढे खोद रहा था। अचानक उसके हाथ किसी अजीब सी चीज़ से टकरा जाती है। उसने रेत हटाई तो अंदर पुराने सड़े गले नोटों की गड्डियाँ थीं। पहले उसे लगा शायद किसी ने बेकार कागज़ दबा दिए हैं, लेकिन जब उसके माता पिता ने नोटों को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही घंटों में FBI वहां पहुंच जाती है। नोटों को बेहद सावधानी से इकट्ठा किया गया, लैब में भेजा गया, और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन नोटों के सीरियल नंबर एक एक करके मैच कर रहे थे, जो 24 नवंबर 1971 को डैन कूपर को दिए गए थे। कुल अमाउंट थी $5800, यानी बाकी के पैसे अब भी गायब थे। लेकिन सवाल अब पहले से भी बड़ा था। अगर कूपर की मौत छलांग के दौरान हो गई थी तो पैसे नदी तक कैसे पहुंचे? अगर वह जिंदा बच गया तो उसने पैसे वहीं क्यों छोड़ दिए? अगर किसी और ने पैसे पाए तो बाकी पैसा कहाँ है? इन सवालों का आज तक कोई पक्का जवाब नहीं दिया। FBI ने कोलंबिया रिवर के उस पूरे इलाके की खुदाई करवाई। गोताखोर उतारे गए, मशीनों से नदी का स्कैन किया गया, रेत हटाई गई, लेकिन एक भी नोट नहीं मिला। न पैराशूट, न कपड़े, न हड्डियाँ, बस वही $5800। जैसे जैसे केस मशहूर होता गया, वैसे वैसे नए नए नाम सामने आने लगे। किसी ने कहा वह एक पूर्व सैनिक था, किसी ने कहा वह एक एयरलाइन इंजीनियर था, किसी ने दावा किया वो CIA का आदमी था, तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि उसने पूरी जिंदगी एक नई पहचान के साथ नॉर्मल इंसान बनकर बिताई। 2016, करीब 45 साल जांच करने के बाद FBI ने आधिकारिक घोषणा की, हम इस मामले की सक्रिय जांच बंद कर रहे हैं। अब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। डीबी कूपर आज भी आधिकारिक रूप से एक अनसुलझा रहस्य है। इतिहास में बहुत से अपराध हुए हैं, बहुत से अपराधी पकड़े भी गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने पीछे सिर्फ सवाल छोड़ जाते हैं। डीबी कूपर शायद एक अपराधी था, शायद एक जीनियस प्लानर, या शायद एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया की सबसे बड़ी बाजी खेली और जीत गया। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो उस रात जिंदा बचा था या घने जंगलों में हमेशा के लिए खो गया। लेकिन एक बात तय है, 24 नवंबर 1971 की वह रात हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी, क्योंकि उसी रात एक आदमी चलते विमान से अंधेरे आसमान में कूद जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।